2025 में सेल्स की रेस में हाइब्रिड कार्स ने ईवीज को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स 76% ग्रो हुई, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की सेल 83% बढ़ी। और ये तब है जब ईवी मार्केट में 40 से ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल थे और हाइब्रिड्स केवल 8। एक ऐसे टाइम में जब गवर्नमेंट ईवीज को अग्रेसिवली पुश कर रही है, तो कंज्यूमर्स हाइब्रिड्स की तरफ क्यों टिल्ट हो रहे हैं, और क्या ये ऑटो कंपनीज की स्ट्रैटेजीज को भी इंपैक्ट करेगा? दूसरी तरफ यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले सोलर पर 126% की इंपोर्ट ड्यूटी प्रपोज की है, जिससे इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस मॉडल का मैथ्स चेंज हो गया है। ये इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा झटका है और इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? तीसरी स्टोरी, मार्च 20 को सेमाग्लूटाइड, जो कि वेट लॉस मेडिकेशन का की इंग्रेडिएंट है, उसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है और मार्च 21 से ही इंडिया के मल्टीपल प्लेयर्स के लिए वेट लॉस ड्रग मार्केट ओपन हो जाएगा। तो क्या इंडिया का एंटी ओबेसिटी मार्केट अब एक्सप्लोड होने वाला है? और हमारे नए ट्रेंडिंग न्यूज सेगमेंट में आज बात टाटा सन्स के अंदर चल रहे केओस की। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के रीअपॉइंटमेंट को डिफर कर दिया गया है, बट ऐसा क्यों, और क्या इसके पीछे नोएल टाटा की रखी हुई 3 शर्तें हैं? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। चलिए शुरू करते हैं। Okay, our first story is about India's EV versus hybrid cars ecosystem. सरफेस पे हम देखें तो दोनों सेगमेंट्स हाई ग्रोथ शो कर रहे हैं, EV 76% एंड हाइब्रिड 83% ग्रोथ इन 2025। लेकिन सिर्फ ग्रोथ रेट कंप्लीट स्टोरी नहीं बताता। हाइब्रिड्स ने ये ग्रोथ सिर्फ 8 मॉडल्स के साथ डिलीवर की, जबकि ईवीज के पास 40 से ज्यादा ऑप्शंस थे। मतलब कि चॉइसेस ज्यादा होने के बावजूद अडॉप्शन प्रोपोर्शनल नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि बायर्स कॉन्शियसली हाइब्रिड्स को चूज कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया का ट्रेंड भी नहीं है, ग्लोबली भी सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। बट ऐसा क्यों? एक्चुअली हाइब्रिड एक नो लाइफस्टाइल डिसरप्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंज्यूमर को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, अनलाइक प्योर ईवी। इंडिया में ईवी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा पैची है। Let's look at the strong points. Public EV charging stations 2022 के 5,151 से 2025 में अराउंड 30,000 हो गए। Approximately 91% of national highways now offer a charger within 50 kilometers. Major players जैसे कि टाटा पावर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक IOC, BPCL, HPCL अब सब अग्रेसिवली पेट्रोल पंप्स पर चार्जर्स को इंस्टॉल कर रही हैं। But all this is not enough. करीब 80% चार्जिंग स्टेशंस सिटी लिमिट्स में ही हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इनका पहुंचना अभी भी बाकी है। देन एक पेन पॉइंट है चार्जर्स का ना चलना। एक 2024 रिपोर्ट बताती है कि नियरली 50% पब्लिक चार्जर्स चल ही नहीं रहे थे। कई चार्जर्स को तो ऐसे लो डिमांड एरियाज में प्लेस कर दिया गया है जहां पर उनका यूटिलाइजेशन 10% से कम है। इन्हीं सब झंझटों से बचने के लिए इंडियन कंज्यूमर प्रेफरेंस हाइब्रिड के डायरेक्शन में जा रही है, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एंड ऑल्सो अ मैसिव पॉलिसी पुश। इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली ईवीज को बैक कर रही है। फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने परचेज सब्सिडीज दी हैं। साथ ही साथ ईवी बायर्स को इनकम टैक्स डिडक्शन भी दिया गया है। जीएसटी देखा जाए तो सिर्फ 5% है, और ईवीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी हैं। दूसरी तरफ हाइब्रिड्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उन पे टैक्स रेट 40% तक जा सकता है। जीएसटी स्लैब्स भी हायर ब्रैकेट में है। एसेंशियली उनको पेट्रोल कार्स के साथ ही क्लब किया गया है। ये बात इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को वैसे पसंद नहीं आ रही है। टोयोटा किर्लोस्कर हाइब्रिड सेगमेंट का रफली 80% शेयर होल्ड करता है। मारुति सुजुकी सेकंड पोजीशन पे है, और ये दोनों ही हाइब्रिड्स के लिए टैक्स रैशनलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। ईवी साइड पे टाटा मोटर्स अराउंड 40% शेयर के साथ एक लीडर है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर अंडर 30% के साथ फॉलो कर रहा है, और नेचुरली ये प्लेयर्स ईवी मोमेंटम को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। अभी कंज्यूमर हाइब्रिड की ओर लीन कर रहा है, पॉलिसी ईवी की तरफ, और इंडस्ट्री दोनों साइड्स पे चिप्स लगा के बैठी है। अगर हाइब्रिड डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहती है तो इवेंचुअली पॉलिसी को भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चार्जिंग इंफ्रा अग्रेसिवली एक्सपैंड और एफिशिएंट भी बनता है और ईवी कॉस्ट फर्दर ड्रॉप होते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर भी शिफ्ट हो सकता है। और जब तक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी परफेक्टली अलाइन नहीं होते, तब तक ये टग ऑफ वॉर कंटिन्यू रहेगा। Why do you think Indians अभी भी EVs को aggressively adopt नहीं कर रहे हैं? Second story is about India's solar industry. Now, US Commerce Department ने import हो रहे solar panels पे preliminary duties announce कर दी हैं।
इंडिया पे सबसे ज्यादा 126%, इंडोनेशिया पे 86% से 143% तक और लाओस पर 81%। ये ड्यूटीज सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे अभी प्रपोज की गई हैं, जिसका फाइनल डिसीजन जुलाई 6 को एक्सपेक्टेड है। नाउ सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एक फॉर्मल प्रोब होता है जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये चेक करता है कि क्या किसी फॉरेन कंपनी या इंडस्ट्री को अपनी गवर्नमेंट से ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है जो उन्हें आर्टिफिशियली सस्ता माल यूएस में बेचने का एडवांटेज दे रहा हो और जिससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो सकता है। तो इस केस में देखा जाए तो उनका लॉजिक ये है कि इंडिया जैसी कंट्रीज सोलर मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर सब्सिडीज दे रही हैं, जिसकी वजह से वो यूएस डोमेस्टिक सोलर कंपनीज को आसानी से अंडरकट कर रहे हैं। अब इंडिया पर इन ड्यूटीज का सिग्निफिकेंट असर है। 2024 में इंडिया ने $792 मिलियन का सोलर इंपोर्ट किया टू यूएस। 2022 में ये नंबर इसका 1/9 था, मतलब इंडिया सोलर एक्सपोर्ट्स टू द यूएस एक्सप्लोड हुए हैं। लेकिन अब 126% ड्यूटी से एज पर द एक्सपर्ट्स यूएस मार्केट इफेक्टिवली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए लार्जली अनअवेलेबल हो जाएगा एंड दिस इज अ बिग ब्लो। PLI स्कीम्स, डोमेस्टिक पुश और यूएस डिमांड के कॉम्बिनेशन से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने लास्ट 2-3 सालों में कैपेसिटी अग्रेसिवली रैंप अप की है, सो मच सो कि अब वो ओवर कैपेसिटी से परेशान हो चुके हैं। बट अब ड्यूटी लगने से एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज की ऑर्डर बुक्स सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इंडियन कंपनीज के लिए वे आउट क्या हो सकता है? बिफोर वी डिस्कस दैट, रिमेंबर इंडिया ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करना स्टार्ट कर दिया टू मूव अप द वैल्यू चेन। इस जून से सभी सोलर मॉड्यूल्स को लोकली मेड सेल्स भी यूज करने का मैंडेट दिया गया है। इससे कंपनीज को कुछ हद तक रिलीफ मिल सकती है, बट इतना अकेले काफी नहीं होगा। काउंटर मूव में कई और स्टेप्स भी लेने होंगे। फर्स्ट इज ऑब्वियसली रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। रिन्यूएबल डिमांड ग्लोबली स्ट्रांग है, तो इंडियन कंपनीज को अपने एक्सपोर्ट बास्केट को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना होगा। दूसरा है डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन। इंडिया खुद दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर मार्केट्स में से एक है। थर्ड, टू बी प्रिसाइज, अगर एक्सपोर्ट स्लो डाउन होता है तो भी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस इस डिमांड को बफर दे सकते हैं। तीसरा है अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन। नाउ इंडियन प्लेयर्स को अपनी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को स्केल, टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन से जस्टिफाई करना होगा। जितना ज्यादा वैल्यू एड इंडिया में होगा उतनी स्ट्रॉन्गर इनकी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग होगी। लास्टली देयर इज ट्रेड डिप्लोमेसी। इंडिया हिस्टोरिकली ट्रेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बायलैटरल टॉक्स यूज करता आया है, तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट या फिर ड्यूटी रिडक्शन की पॉसिबिलिटी कंप्लीटली ऑफ द टेबल नहीं है। बट ये सब तो जब रिजल्ट देंगे तो देंगे। कंपनीज अभी क्या कर रही हैं? वारी एनर्जीज ने इस पूरे डेवलपमेंट को डाउन प्ले कर दिया है और कहा है कि वो यूएस में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज ऑन द अदर हैंड यूरोप में अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा है। तो फाइनल टेक ये है कि 126% ड्यूटी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इंडियन सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए एक ब्लो है, बट रिन्यूएबल ट्रांजिशन ग्लोबली एक मेगा ट्रेंड है और डिमांड स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन इंडस्ट्री इस सिचुएशन में कितनी फास्टली अडेप्ट करती है, मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करती है, वैल्यू चेन को डीपन करती है और पॉलिसी अलाइनमेंट को सिक्योर करती है। तो क्या आपके हिसाब से इंडियन सोलर कंपनीज ट्रम्प के इस झटके से इजीली उबर पाएंगी? Lastly, our third story is about the pharmaceutical industry, specifically the weight loss medicine segment. Semaglutide, जो इन मेडिसिन के लिए की इंग्रेडिएंट है, उसका पेटेंट नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होने वाला है और मल्टीपल इंडियन फार्मा प्लेयर्स इस मेडिसिन का खुद का वर्जन लॉन्च करने के लिए तैयार खड़े हैं। इंडिया का करंट वेट लॉस ड्रग मार्केट रफली 1400 करोड़ रुपए का है। एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक साल में डबल भी हो सकता है एंड if pricing drops and access widens, तो over the next few years इसमें 10 times growth हो सकती है। अब तक इन मेडिकेशंस की प्रॉब्लम थी प्राइसिंग। ओरिजिनल इनोवेटिव ब्रांड्स लाइक नोवो नॉर्डिस्क का वेगोवी और ओजेम्पिक और एली लिली का मोन्जारो इंडिया में लॉन्च हो गए थे, बट इंडिया स्पेसिफिक प्राइसिंग के बाद भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव ही थे। लास्ट ईयर नवंबर में नोवो नॉर्डिस्क ने वेगोवी का प्राइस 37% कट किया था, फिर भी इसका स्टार्टिंग डोज अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ था। तो जेनेरिक्स अगर 3500 या 4,000 रुपये पर मंथ पे आ जाते हैं, दैट वुड बी रफली 50% चीपर। और ये सिर्फ प्राइस कट नहीं होने वाला, ये एक बड़े शिफ्ट को ट्रिगर कर सकता है। ओबेसिटी इंडिया में एपिडेमिक बन रहा है। अर्बन इंडिया में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस रैपिडली बढ़ रहे हैं
एंटी डायबिटिक थेरेपी मार्केट जनवरी में 15% से ज्यादा ग्रो हुआ और मोनजारो अलोन शॉर्ट स्पैन में 112 करोड़ रुपीस सेल्स को हिट कर चुका है, एंड दिस वाज इन स्पाइट ऑफ हाई प्राइसेस। तो डिमांड है और लोग पे करने के लिए भी रेडी हैं, बट दिस वाज लिमिटेड टू अ स्मॉलर ग्रुप। वाइडर रीच के लिए अफोर्डेबिलिटी बैरियर था जो पेटेंट एक्सपायर होने से कम हो रहा है। अब इस रेस में सन फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज और नैटको फार्मा जैसे इंडियन फार्मा हैवीवेट्स एंट्री के लिए रेडी है। इनफैक्ट एरिस लाइफ साइंसेज ने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नैटको फार्मा के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस की है। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंपनीज अग्रेसिव फील्ड फोर्स एक्सपेंशन कर रही हैं फॉर डॉक्टर आउटरीच, मार्केटिंग टाई-अप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल अप। बट यहां पर इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। जेनेरिक वर्जन की एंट्री होती है तो इससे प्राइस कंप्रेस तो होंगे, मार्केट शेयर फ्रैगमेंट होगा और मार्जिन्स थोड़े से स्क्वीज होंगे, लेकिन वॉल्यूम एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। अगर मार्केट विद इन अ ईयर 1400 करोड़ रुपीस से डबल होता है और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 10x पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है, तो पाई इतना बड़ा हो सकता है कि मल्टीपल प्लेयर्स भी प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। इनफैक्ट वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी जेनेरिक सेमाग्लूटाइड लेटेंट डिमांड को अनलॉक करेगा। तो इफेक्टिवली ये पूरा इकोसिस्टम अपॉर्चुनिटी है फॉर कंपनीज इन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, इंजेक्टेबल डिवाइसेस, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डॉक्टर एजुकेशन एंड क्रॉनिक थेरेपी मैनेजमेंट। आपके हिसाब से क्या वेट लॉस मेडिसिन इंडिया में भी उतनी ही पॉपुलर होंगी जितनी की वेस्टर्न कंट्रीज में है? हमारे लास्ट ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में बात टाटा सन्स के अंदर पक रही खिचड़ी की। सो सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स की चेयरमैन की कुर्सी और एन चंद्रशेखरन के बीच में खड़े हो गए हैं टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा। नोएल ने इसके लिए रिपोर्टेडली कुछ शर्तें रखी हैं। 3 conditions that were laid out by Noel Tata. 1, Tata Sons should never be listed. But this is something for the RBI to decide. Number 2, there should be no future investments in new projects which endanger the liquidity of the company. This is because in the last 6 to 7 months, there has been value erosion in certain Tata Group companies. And thirdly, Tata Sons should settle matters with Shapurji Palonji. और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 6 महीने पहले टाटा ट्रस्ट ने खुद ही चंद्रशेखरन के टर्म को एक्सटेंड करने का रिकमेंडेशन दिया था। क्या आप इस स्टोरी को और डिटेल में जानना चाहते हैं? इफ यस, देन कमेंट टाटा एंड हम इसे जल्द ही कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको आज कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.